नमस्ते दोस्तों। आपको याद होगा तो हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है? जिसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो करंट में रहे हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू। तो ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अपने पॉलिटी की जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को, ठीक है? तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हिंदी मीडियम के बहुत ही बढ़िया आपके लिए कंटेंट लेकर के आया हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, ठीक है ना? और उसको कवर करने में मतलब अपना अगर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे तो फिर आपका स्टैटिक्स छूट जाएगा, और स्टैटिक्स तो आपको पता है किंग होता है। स्टैटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके सवाल सॉल्व ही नहीं होने। करंट अफेयर्स तो मात्र ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हर सवाल में आ गई, तो बस वो टैकल करने के लिए कि भाई हाँ, एक स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना, उसी को अपन टारगेट करेंगे, ठीक है? क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि ये पीडीएफ मैं वहीं शेयर करूंगा, ठीक है ना? देखिए, अपन पहला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय बजट 2026-27। इकोनॉमी के संदर्भ में यहाँ पर बजट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। पॉलिटिकली आपको इसका आर्टिकल देखना है, कैसे क्या मतलब प्रोसेस क्या होती है, कैसे पेश किया जाता है, कैसे बजट पास होता है, वो सारी चीज़ें पॉलिटी वाले सेक्शन में देख लेना। देखिए, केंद्रीय बजट संसद ने केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश किया, और ये जो नया अपना भवन बना है ना, संसद भवन, उसमें पहला बजट पेश हुआ है, ठीक है ना? ये भी एक फैक्ट है। अब देखिए, उससे पहले अपन पीवाईक्यू देख लेते हैं कि बजट से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यूज आए लास्ट ईयर्स में। देखिए, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट, इसमें अंतर पूछा था, ठीक है? तो अपने लिए ये ज़रूरी हो जाता पॉलिटी वाले सेक्शन से कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें रन होती है। दूसरा क्या पूछा था? वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं कौन-कौन से, ये सारी चीज़ें। तो ये बजट वाले सेक्शन में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ना, वहाँ से आपको ये कवर करना है। देखिए, ये है पॉलिटी वाला इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन। लास्ट ईयर ये आया था कि भाई आपको रेवेन्यू डेफिसिट किसे क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, ठीक है ना? और और देखिए, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ, देखिए, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब इसको आपको स्टैटिक से जाकर के आपको पूरा इसका रिवीजन करना है कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है। अपन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड, करंट ओरिएंटेड सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अपने को, और चीज़ें भी कवर हो जाएगी। देखिए, 3 कर्तव्य इस बार दे रखे थे बजट में। वह आर्थिक विकास को गति देना है, आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास, ठीक है? ओके। अब देखिए, प्रथम कर्तव्य जो था कि भाई आर्थिक गति को विकास देने के लिए अपन क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। पहला तो विनिर्माण जो उद्योग है, उस सेक्टर में क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है? 7 रणनीतिक और जो अग्रणी क्षेत्र है उनको आइडेंटिफाई किया, उस पे काम कर रहे हैं। बायोफार्मा शक्ति के लिए अपन ने क्या किया, बायोफार्मा शक्ति ये प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में उन्नति के लिए अपन ने मिशन प्रस्तावित किए, ठीक है? उसमें 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने बोला है। और वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र को भी स्थापित करना भारत में। देखिए, अब यहाँ से स्टेटमेंट बनाएगी यूपीएससी कैसे, कि हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें बायोफार्मा शक्ति के लिए इतने रुपए का आवंटन पेश किया है, या फिर इस तरीके से कुछ बातें कही गई है बायोफार्मा से रिलेटेड। तो बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि बजट में ये चीजें हुई है, इन पर बातें हुई है, ठीक है? बायोलॉजिक्स या फिर बायो सिमिलर पर केंद्रित है। 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हुए हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको या मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसमें क्या है, 2026-27 तक तकनीकी संप्रभुता को हासिल करने के लिए अपन ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक घटक का विनिर्माण करेगी सरकार, ठीक है? रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण करेगी, केमिकल पार्क्स बनाएगी, है ना? बजट में जैसे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर जो दुर्लभ मृदा होती है ना, सॉइल, जैसे जैसे यूरेनियम वहाँ मिल जाए, मान लो थोरियम मिल जाए, तो ये मतलब इस तरीके से इन एरियाज में इसको डेवलप करेंगे, ठीक है? हल्का सा बस आइडिया रखना है आपको, कोई चीज़ याद नहीं करनी है, बस हल्का सा कॉमन सेंस कि हाँ ऐसी भी बात कुछ हुई है, उतने में ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल गुड्स और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें मतलब बजट में बताई गई है, ठीक है? वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना समर्थ 2.0। अब देखिए, डायरेक्ट पूछ ले बजट में, सॉरी सवाल में, कि भाई समर्थ 2.0 अभी हाल ही में एक योजना चली है 2.0, किससे रिलेटेड है? सिंपल 4 स्टेटमेंट दे देगी, भाई खाद्य प्रसंस्करण, ये वो, और फिर एक ऑप्शन दे देगा वस्त्र निर्माण या फिर टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है? इको टेक्स्ट इको पार्क, क्लस्टर आधुनिकीकरण, ये सारी चीजें। ग्राम स्वराज और खेल संबंधी वस्तुओं के लिए भी सरकार ने बजट में कुछ बातचीत कही है। पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुत्थान के लिए एक योजना बनाई है, ठीक है? चैंपियंस एमएसएमई, इसमें क्या है, इसमें एमएसएमई के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड, ठीक है? एसएमई ग्रोथ फंड का मतलब
बात कही है बजट में, ठीक है। तो चैंपियंस एमएसएमई किससे रिलेटेड है, इनको फंड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। टोटली मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ना उनको। ग्रोथ कंटेनर के रूप में बुनियादी ढांचा, इसमें क्या है, हाई स्पीड रेल, ठीक है, जिसमें 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों का निर्माण होगा, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, ठीक है ना। इसको ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में, ग्रोथ कनेक्टर के रूप में भी इनको बोला गया है, ठीक है। अब देखिए जो कच्चा माल होता है उसके लगातार परिवहन करने के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है, जिसमें डानकुनी को सूरत से जोड़ा जाएगा, और अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को भी स्टार्ट करने की प्लानिंग सरकार कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें, बिल्कुल हल्का सा ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ बातचीत हुई है बजट में तो अपना एलिमिनेशन हो जाएगा सवाल, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी प्लेन वीजीएफ स्कीम क्या है, इसमें स्वदेशी जल विमान निर्माण को समर्थन दिया सरकार ने, और इससे रिलेटेड जो भी बातचीत हुई है वो इसमें होगी, सी प्लेन वीजीएफ स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ये मतलब देखिए रिस्क गारंटी फंड क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लोन वगैरह हो गए अगर वो डिफॉल्ट होते हैं तो उसको गारंटी फंड के रूप में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। अंशकालिक क्रेडिट के रूप में क्रेडिट की गारंटी देगी लोन को। सिटी इकोनॉमिक रीजन, इसमें क्या है, सरकार शहरों के मानचित्रण के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। कार्बन कैप्चर, आपको पता है कार्बन को कैप्चर करना, उपयोग और उसका भंडारण करना, जिसका उद्देश्य इस्पात और सीमेंट जैसे कठिन जो उत्सर्जन जहाँ पर ज्यादा हो रहा है उसको डिकार्बनाइजेशन करने के लिए सरकार कार्बन कैप्चर वाली चीजें कर रही है। सेकंड जो कर्तव्य है अपना कि आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और क्षमता निर्माण के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कार्य हो रहा है। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स, इसमें क्या हो जाए, ऑरेंज इकोनॉमी। अब देखिए पूछ ले कि ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, तो कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स जो होते हैं ना भाई, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग इकोनॉमी के तहत उन्नत ये संस्था का स्थापना कर गई है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खेलो इंडिया मिशन देखिए, खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें जानने के लिए भाई, एकीकृत प्रतिभा विकास है, कोचों को क्षमता निर्माण करवाना, खेल विज्ञान का समावेशन, ये सारी चीजें। अब देखिए बजट से सवाल बनते हैं, 2 से 3 सवाल इनडायरेक्टली डायरेक्टली बनेंगी, और यही स्टेटमेंट है जो उठ करके सवाल के स्टेटमेंट में बन जाएगी। तो आपको आइडिया रखना है बस कि हाँ ऐसी कुछ बातचीत हुई है बजट में, जिसको अपने को थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना तो सवाल आराम से निकल जाएगा आपके, कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। देखिए भारत विस्तार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या भारत विस्तार में, भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्री स्टैक जो है और आईसीआर के आंकड़ों के अनुसार एकीकरण करके किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनको परामर्श उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। शी पोर्टल क्या है, लखपति दीदी पहल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर संघों के भीतर समुदाय आधारित स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र। अब इसमें क्या होगा सी मार्ट्स में कि भाई सी मार्ट्स में ये होगा कि जो लखपति दीदी के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं अपने स्थानीय स्तर पर उत्पादों का निर्माण कर रही है उनको बेचने के लिए एक मार्ट बनाया गया, जैसे जियो मार्ट हो गया, ठीक है, इंस्टा मार्ट हो गया, उसी तरीके से शी मार्ट, यानी कि जो स्वदेशी स्तर पर लोकल स्तर पर जो लेडीज जो उत्पादन कर रही है, जो चीजें वस्तु बना रही है, ठीक है, हस्तशिल्प हो गया, सारी चीजें, तो उनको बेचा जाएगा, ठीक है, इस मार्ट के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। निम्हानास 2 क्या है, ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है कि निमहंस 2 क्या है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड अवसंरचना का निर्माण। अब देखिए पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए क्या क्या चीजें कही गई है बजट में, बहुत सर्किट बनाई गई, जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें बहुत सर्किट का निर्माण किया गया और इससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, सिंपल बात। पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा क्या है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से ये जुड़ा हुआ एक गलियारा है, उसमें क्या है, जो 5 पूर्वोदय राज्य है ना उसमें 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ये पूर्वी जो तट औद्योगिक गलियारा है ना, इसको आप एक बार मैप में गूगल करके देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है इसकी। दिव्यांग जन सहायता के लिए दिव्यांग सहारा योजना स्टार्ट करी है, तो ये तो डायरेक्ट नाम में ही दे रखा है, तो ये मतलब पूछने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं। अब देखिए सुधारों, कर सुधारों पर, टैक्स सुधारों पर क्या बात कही गई है बजट में, देखिए नया आयकर टैक्स एक्ट जो लाया है 2025 वाला, इसको अपन पॉलिटी वाले सेक्शन में भी अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है। पुराना जो एक्ट था ना 1961 का, उसको थोड़ा सरलीकृत किया है, अभी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुका है। अब इसमें क्या हो, टीसीएस को तर्क संगत करना, टीडीएस का युक्तिकरण करना, सारी चीजें, डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि टीडीएस क्या है।
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपने गाड़ी खरीद ली कार, तो वहाँ पे आपको टीडीएस कटवा देंगे, ठीक है, कि वहीं पे आपके सोर्स पे ही आपको डिडक्ट करवा दिया टैक्स, ठीक है। शुल्क दरों का युक्तिकरण किया गया है, ठीक है ना, और सिक्योरिटीज लेन देन एसटीटी में कुछ बदलाव हुए हैं, न्यूनतम मैट जो है ना उसमें कुछ छूट प्रदान की गई है। तो ये मतलब टैक्स टैक्स गवर्नेंस में सुधार किया गया सिंपली, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो सही मानना है, जैसे ही कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी अपने सवाल में तो वो गलत हो जाएगी। और कर प्रशासन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आधार पर इनको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए निवेश और उद्योग के लिए कुछ रणनीतिक प्रोत्साहन दिए गए। डेटा सेंटर, ठीक है, आईएफएससी गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण के लिए कुछ कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है। आईटी सेक्टर सेफ हार्बर, ये नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बजट वाला सेक्शन है ना उसको कुछ योजनाएं वगैरह उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी तो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस वाले में तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि जैसे ही कुछ बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिलेटेड चीज़ें आ जाए, ठीक है, क्षेत्रीय राहत प्रदान करना, वायुयान रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, उसमें जो पुर्जे वगैरह जो निर्माण होते हैं उसमें छूट प्रदान करना, जिसकी वजह से क्या होगा, स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकेगा, स्थानीय निर्माण, ठीक है ना। अब क्या है, अपन आयात करते तो ये सारी चीज़ें आयात ना की जाए, इसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं बढ़ावा देंगे जो बनाने वाली कंपनियां हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को बनाएगी, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ मॉनेटरी और जो आर्थिक पहलू है ना तत्व, उन पर बातचीत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है। अब देखिए उससे पहले आपको राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी प्राथमिक घाटा, ये सारी चीज़ें आप स्टैटिक्स से रिवीजन करना, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, और फिर यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के डेटा वगैरह उनको यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए बजट अनुमान 2026-27 के लिए लक्ष्य जीडीपी का 4.3% मतलब राजकोषीय घाटे को निर्धारित किया, जो इसे 4.5 से नीचे घटाने की लक्ष्य रेखा के अनुरूप है। यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से बेहतर स्थिति में, ठीक है। अब ऋण टू जीडीपी क्या होता है कि आपका ऋण जो है ना वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है, इसमें 2025-26 में 26-27 में 55.6% तक कम करने का अनुमान है, जो कि अभी जो संशोधित अनुमान है ना वो 56% के आसपास ही है। मतलब ऋण टू जीडीपी कितना होना चाहिए, सरकार ने ठान रखा है कि भाई 55% के आसपास रखेंगे। पूंजीगत व्यय क्या होता है, जिससे एसेट क्रिएशन होते हैं, मतलब ऐसा व्यय सरकार कर रही है जिसकी वजह से इन फ्यूचर अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है, इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा और उससे एसेट क्रिएशन होंगे, ठीक है, जिससे मतलब भविष्य में पैसे मिलते रहेंगे। तो प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है ना वो आवंटन 12.2 लाख करोड़ के आसपास हुआ है, ठीक है, जो जीडीपी का अराउंड 3% के आसपास, ठीक है। पहले से मतलब ज़्यादा पहले क्या था, 11.2 लाख करोड़ था। जीडीपी वृद्धि देखिए, नाम मात्र की जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10.5% और वास्तविक जीडीपी लगभग 7% के आसपास ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ रही है, ठीक है। अब ये डाटा थे, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बजट 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए गए, तो देखिए भारत विस्तार को अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है, शी मार्ट हो गया, और क्या दुर्लभ मृदा के जो गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ठीक है, बायोफार्मा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, और ठीक है ना, ग्राम स्वराज के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। अब देखिए दूसरी न्यूज़ थी, अब तक तो अपने बजट को कवर कर लिया, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, ज़्यादा कुछ बजट में था नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस हुई है बजट में जहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है, बस फाइनल, ठीक है ना। एक राज्य एक रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, ये नीति क्या है, अभी देखिए सरकार ने क्या हुआ कि एक राज्य एक आरआरबी को, मतलब आरआरबी की नीति लाई थी। ये डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों के बेस पर 2005 में शुरू किया गया था मिशन, और आरबीआई द्वारा गठित किया गया था इसको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, इनको नरसिम्हम समिति 1975 की सिफारिश के बाद में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और इनको आरआरबी एक्ट 1976 के तहत औपचारिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है। अब इनका स्वामित्व 3 पार्टीज हैंडल करती है। भारत सरकार के पास 50% इनका शेयर है, राज्य सरकार जो संबंधित राज्य सरकार है जिस राज्य में वो स्टेब्लिश हो रहा हो उसके पास 15%, और जो एफिलिएट या फिर उसको क्या कहेंगे कि भाई स्पॉन्सर्ड बैंक होगा ना उसके पास में 35% उसका शेयर होगा, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। स्थापना आरआरबी एक्ट 1976 से हुई थी, और इसका रेगुलेशन होता है बैंकिंग विनियम अधिनियम
1949, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बजट में किसको कितना पैसा गया? सबसे ज़्यादा जो मिनिस्ट्री को गया है ना, सबसे ज़्यादा पैसा वो गया परिवहन मिनिस्ट्री, उसके बाद में रक्षा मंत्रालय, उसके बाद में ग्रामीण विकास, ठीक है? ये टॉप 3 आप याद रखना। सबसे कम पूर्वोत्तर विकास के लिए, और ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको पैसा गया वो याद रखना, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। अब देखिए पैसा कहाँ से आया है सबसे ज़्यादा? देखिए, बोरोइंग से 24% के आसपास अपन ने उधार पैसा लिया है। उससे कम अगर उधार मान लो ऑप्शन में ही ना हो, तो उसके बाद में आया अपने पास में सबसे ज़्यादा जो पैसा आया ना, वो इनकम टैक्स से आया। इनकम टैक्स के बाद कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद में जीएसटी, ठीक है? याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बोरोइंग से, अगर वो ऑप्शन में ना हो, तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और फिर जीएसटी, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है? तो वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। जब लोन सबसे ज़्यादा लोन लिया तुमने, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ही सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17% के आसपास। नहीं, रुकिए। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है ना, वो जाता है अपने स्टेट शेयर में। अगर स्टेट शेयर ना दिया हो ऑप्शन में, तो इंटरेस्ट पेमेंट, और वो भी नहीं दिया हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है? तो 3 चीज़ें याद रखनी है। पैसा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से? बोरोइंग से। सबसे ज़्यादा पैसा जा कहाँ रहा है? स्टेट शेयर में। 41% जो शेयर है ना, फाइनेंस कमीशन के अनुसार, 16th फाइनेंस कमीशन के अनुसार, उसमें, ठीक है? तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए 15th और 16th जो फाइनेंस कमीशन है, उसमें कुछ चीज़ें बदली है। ये मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में भी कवर करवाया था, और इसमें भी कवर करवा रहा हूँ। वीडियो पॉज़ करके इसको देख लेना। आय दूरी जो पहले 45% थी, अब 2.5% घटा दी गई है। मतलब इसी बेस पे आपको पैसा मिलेगा राज्यों को, ठीक है? इसी फॉर्मूले के बेस पे। जनसंख्या का वेटेज 15% था, अब 17.5% कर दिया, ठीक है? डेमोग्राफिक जो आपका परफॉर्मेंस था कि भाई आप जीवन प्रत्याशा में कैसे सुधार कर रहे हो, मातृत्व मृत्यु दर में कैसे सुधार कर रहे हो, शिशु मृत्यु दर में कैसे सुधार कर रहे हो, तो 12.5% था, उसको 10% कर लिया। क्षेत्रफल 15% था, इसको 10% कर दिया। वन क्षेत्र 10% था, इसको 10 ही रखा है। जो टैक्स एफर्ट्स वाली 2.5% वाली बात थी ना, उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया। और जीडीपी में योगदान पहले नहीं था, अब 10% उसको मतलब उसको शामिल किया। तो ऐसे इस बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको राज्यों को पैसा मिलेगा, ठीक है? अब देखिए कुछ ये एग्रीकल्चर वाली चीज़ें भी थी, इसको आप अपने से पढ़ लेना। समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, फैक्ट्स है तो आप अपने से समझ सकते हो। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ में अपना एफटीए साइन हुआ ना, तो ये 22वां एफटीए था इंडिया का, ठीक है? इससे पहले अपन ने 21 एफटीए साइन कर लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है एफटीए, मतलब उसमें आप एक दूसरे को मुक्त आवाजाही सीमा पार, उसमें सीमा शुल्क वगैरह हटा दी जाती है, ठीक है ना? बहुत मिनिमाइज कर दी जाती है, ठीक है? तो इसमें कुछ जानने वाली बात है कि यूरोपीय संघ अपनी 97% टैरिफ लाइनों को उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना? और भारत 99.5% निर्यात को कवर करेगा इसमें, ठीक है? अब कुछ देखिए डेटा दे रखा है, इसको आप खुद से एक बार देख लेना कि भाई सेवा बाजार का उदारीकरण किया जाएगा, कृषि निर्यात में किस तरीके से वृद्धि होगी, सारी चीज़ें, श्रम प्रधान क्षेत्रों को कैसे लाभ होगा, ठीक है ना? भारत की प्रतिबद्धता क्या है? संतुलित शुल्क का उदारीकरण करना है, यानी भारत अपनी 92% जो टैरिफ लाइनें हैं ना, उसमें एक्सेस देगा ईयू को, ठीक है? और ईयू 97% के आसपास के निर्यात को कवर होगा इसमें। एमएसएमई के अनुकूल जो चीज़ें बनाई गई है इसमें, ठीक है? स्वपरमाणु, झींगा, डाउनस्ट्रीम जो एल्यूमीनियम उत्पाद है, उसका मतलब कैसे आयात निर्यात होगा, वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ होगा, लचीलापन आएगा इसमें, ठीक है? तो इसको एक बार ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि भाई अ, कि कितनी टैरिफ लाइनें, कितने परसेंट टैरिफ लाइनें कम कर देगा, और यहाँ से मैप का भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना? और कुछ हिस्टोरिकल रिलेशन वाले भी सवाल आ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए वीबी जी रामजी विधेयक 2025 लाया गया था। अब इसमें क्या है, जो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन 2025, इसको जो मनरेगा था ना, एमजी नरेगा, उसकी जगह रिप्लेस किया है इसको, ठीक है? अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। देखिए 1 मिनट, इनको ऊपर लगा देता हूँ मैं। कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई है, देखिए यहाँ पर, कि सबसे पहले तो क्या था, सबसे पहले ये था कि मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी वाला रोजगार था, इसमें 125 दिन कर दिए, ठीक है? अब इसमें सशर्त कवरेज मिलेगी कि भाई मनरेगा की सार्वभौमिक कवरेज के विपरीत इस विधेयक में रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा, ठीक है ना? और वो भी सशर्त होगा कि भाई उसमें किस किस क्षेत्र में ज़्यादा जरूरत है, उसी क्षेत्र में रोजगार को अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है? अब देखिए केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसमें मतलब राज्य भी 60-40 के रेशो में अपना सहयोग देगी,
पहले क्या था, केंद्र सरकारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे रही थी, लेकिन अभी इसको केंद्रीय प्रायोजित कर दिया, ठीक है, जिसमें मतलब 40% के आसपास का योगदान राज्य सरकार भी देगी। अब देखिए कुछ थोड़ा सा तुलनात्मक चीज़ें भी पढ़ लेते हैं कि एमजी नरेगा में देखिए क्या था, हाँ ये वाला एमजी नरेगा में पहले 100 दिन का था, अब इसमें 125 दिन है। मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरीज थी, इसमें 4 क्लियर मतलब डिफाइंड प्रायोरिटी सेक्टर बना लिए इसमें, ठीक है ना। स्टेट कॉस्ट शेयरिंग होगी, अब पहले मतलब पूरा केंद्र सरकार देती थी, अब 40 दिन जो 60 दिन है ना, वो जो फसल के टाइम पे, जब फसल कटाई का टाइम होता है या फिर फसल बोने का टाइम होता है, उस टाइम पे ये रोजगार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके, ये कंपेरेटिवली देख लिया। अब देखिए सीपीआई न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि उसका आधार वर्ष चेंज हुआ है। आधार वर्ष पहले क्या था, 2012 था आई थिंक, उसको चेंज करके 2024 कर लिया है। अब देखिए सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, वहां से सीधा स्टेटिस्टिक्स वाला सवाल बनेगा, ठीक है ना। करंट में जानने की इतनी बात है कि भाई 2012 को बदल के 2024 कर दिया इसको, ठीक है ना। ओके, अब इसमें देखिए वस्तुओं में भी कुछ बदलाव हुआ है, कुछ वस्तु ऐड हुई है, कुछ वस्तुओं को हटाया है। तो क्या कौन कौन सी नई जो वस्तुएं ऐड हुई है इस कैलकुलेशन में? ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का किराया कितना होता है, ऑनलाइन मीडिया, ठीक है, जो आदि उत्पादों, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनको सारी चीज़ें, तो इनको भी कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई है। अब देखिए हटाई गई कौन सी वस्तु है? वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर, जो काफ़ी पुरानी चीज़ें थी, अब उनका कोई मतलब है ही नहीं, जब मार्केट में बिकती नहीं है तो सीपीआई में क्यों ऐड करेंगे? टैप रिकॉर्डर, रेडियो, पुराने कपड़े, ठीक है, इनको कुछ वस्तुओं को हटाया, बस आइडिया होना चाहिए कि कुछ वस्तुएं नहीं ऐड हुई है, कुछ वस्तु हटाई है, ठीक है। अब देखिए खाद्य पदार्थ और जो पेय पदार्थ है ना, उसमें पहले योगदान था अराउंड 46% के आसपास, अब इसको हटा करके अराउंड 37% के आसपास कर दिया, ठीक है। आवास वाला जो सेक्टर था उसमें 10% से बढ़ा करके 17% कर दिया। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि भाई खाद्य वाली जो भी चीज़ें थी ना, उसमें तो परसेंटेज ऑफ शेयर घटा है, और जो आवास वाला था ना, उसमें परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए कृषि व्यवस्था से रिलेटेड कुछ भारत की कृषि व्यवस्था से रिलेटेड कुछ डेटा है जिसको जानना है। भारत देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में कौन कौन सी उत्पादन में अपने रैंक आती है? एक तो दूध में, दालें, चावल, जूट, मसाले और मवेशी, ठीक है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है ना वो फर्स्ट है। दूसरे स्थान पे देखिए गेहूँ, फल, सब्जियां, चीनी, कपास उत्पादन, मूंगफली में अपना वर्ल्ड स्तर पर सेकंड रैंक है, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स में जो कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि भारत की जीडीपी में 17 से 18% का योगदान है कृषि सेक्टर का। 50% से भी ज़्यादा कार्यबल किसमें है? कृषि में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूँ और गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। हालांकि ये मैंने लगा भी दी है पूरी शीट कि भाई फसल वाइज कौन कौन सी जो स्टेट है वो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो ये आपको देख लेना अपने से, ये कुछ फैक्चुअल है चीज़ें। अब देखिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा सकल सिंचित क्षेत्र है, ठीक है ना, कुल बोया गया क्षेत्र है ना, उसमें सिंचाई कितने में होती है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है इंडिया में। लेकिन पर पर्सन जो उत्पादन है ना, वो अपना कम है, चाइना से तो कम है, ये पीवाई क्यू आ रखा है, ठीक है, चीन से कम है। चीन से ज़्यादा एरिगेटेड एरिया है अपने पास, सिंचित क्षेत्र भी चीन से ज़्यादा है, लेकिन अपना उत्पादन चीन से कम है। सबसे ज़्यादा भूमिगत जल से बोया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है, फिर नहरों से, और फिर टैंक और अन्य चीज़ों से होता है। भारत शुद्ध शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 48% के आसपास सिंचित है, ठीक है, जबकि 50% से आसपास वो वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। ओके, अब देखिए खनिज से रिलेटेड कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए कि कुछ पारदर्शी नीलामी के लिए क्या क्या बातें हुई है, इसको पढ़ लेना आप। देखिए मैं ज़्यादा टाइम वीडियो में नहीं लगाऊंगा, आप उसको खुद से देख करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। कुछ समझाने वाली बात होगी तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। कुछ नए ब्लॉक्स, 200 नए ब्लॉक्स की सफल नीलामी हुई है, ठीक है। काबिल है ना, जो विदेशी स्तर पर मतलब खनिजों का एक्सट्रैक्शन करता है, सारी चीज़ें, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो उसमें अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 1500 हेक्टेयर के आसपास, 15,000 हेक्टेयर के आसपास का लिथियम ब्लॉक के अन्वेषण को शुरू कर दिया है। बस इतना आइडिया होना चाहिए आपको, अर्जेंटीना में कैटामार्का प्रांत। अब तथ्य हाइड्रोकार्बन का विस्तार हुआ है कि भारत में पहले कम से कम खोजे गए गहरे पानी और अति गहरे पानी के तेल और गैस भंडारों को अनलॉक करने के लिए ड्रिलिंग से मिशन मोड की रणनीति जो बढ़त है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए इनको रेगुलेट कौन करता है? खान ब्यूरो, और चीज़ें कुछ जानने वाली, देखिए, ठीक है ना, ये पूरा फैक्ट है, तो इसको आप हल्का सा देख लेना, जहाँ पे समझाने वाली बात होगी मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। देखो हम्म, अब देखिए खनिज सुरक्षा से लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं, प्रसंस्करण से रिलेटेड मतलब चीज़ें है भाई, इनको पिघलाना, शोधन करना, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इंडिया के पास। अब मतलब हाई टेक्नोलॉजी है नहीं, जो
RED है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इंडिया के पास उपलब्ध है भी नहीं, तो ये मतलब चाइना जैसे देशों के ऊपर उपलब्धता ज़्यादा है, मतलब निर्भरता ज़्यादा है। और अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि भाई भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, ये पीवाईक्यू में पूछ रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? देखिए ऐसे ही सवाल आएँगे, आपको भले ही लगने में थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा होगा कि यार क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन वहीं से सवाल बनेंगे। यही सारी चीज़ें हैं कंटेंट, जहाँ से सवाल बनाता है यूपीएससी। ठीक है ना? इसको आप थोड़ा पीडीएफ को देख लेना। अब देखिए कुछ योजनाएँ थी, स्कीम्स थी जो न्यूज़ में थी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मंत्रालय कौन-सा है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और पीवाईक्यूज़ में देखिए आप ग्रे, ब्लू, ग्रीन हाइड्रोजन इसके बीच में जो तकनीकी अंतर है वहाँ से पूछ सकता है सवाल। साइट कार्यक्रम चलाया किससे रिलेटेड है? ठीक है ना? इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है, इसको बोल सकते हैं कि भाई किसका पार्ट है ये, है ना? उसका मिशन का जो लक्ष्य है ना वो 2030 तक प्रति वर्ष 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ठीक है? पीएम विश्वकर्मा योजना किससे रिलेटेड है? जो 18 पारंपरिक जो व्यापार है ना, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, इसमें कारीगरों को सहायता प्रदान करना है, जिसकी वजह से वो उत्पादन को अपना बढ़ा सके। ठीक है? कौशल प्रशिक्षण हो गया, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन हो गया। ठीक है? कोलेटरल फ्री उनको लोन प्रदान करवाना। वो जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है ना, वो एमएसएमई मंत्रालय है। ठीक है? और इसमें कौशल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का भी संयुक्त प्रयास है। लखपति दीदी और नमो ड्रोन जो दीदी योजना है ना, उसका क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उसमें 3 करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के लायक बनाना है। ठीक है? सक्षम बनाना है। नमो ड्रोन दीदी का क्या उद्देश्य है? कृषि कार्यों में जो महिलाएँ लगी हुई है, उनको ड्रोन प्रदान करना, जिसकी वजह से जो कृषि में मशीनीकरण है ना, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है? मैनुअल वर्क को धीरे-धीरे कम करना है। एग्रीस्टैक क्या है? एग्रीस्टैक योजना मतलब कुल मिलाकर के जो किसान है, भारतीय किसान, उसको एक डिजिटल पहचान के रूप में आईडी दी जाएगी, फार्मर आईडी दी जाएगी, फार्मर आईडी, ठीक है? जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स वगैरह आदि रखे जाएँगे और मतलब उनको किसानों को सटीक सलाह मिल सके, आसानी से ऋण मिल सके, फसल बीमा मिल सके, उसलिए इसको एग्रीस्टैक को मतलब कुल मिलाकर के डिजिटाइज़ेशन करना। ठीक है ना? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? 1 करोड़ घरों को छतों पर सोलर पैनल है ना, उनको लगवाना और प्रति माह 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्लस जो बिजली बच जाए, उसको मेन ग्रिड से जोड़ करके कि आप उसमें से पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना? इस तरीके से इसको विकसित किया गया। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, ठीक है ना? जिसमें सरकार मतलब सब्सिडी देती है इनको और फिर सोलर जो प्लेट्स हैं, वो लगाई जाती हैं। ठीक है? पीएलआई योजना 2.0 इसमें देखिए सेमीकंडक्टर मिशन और जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही है उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे करके उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रही है सरकार। ठीक है? ओके, तो अपन ये चीज़ें डिस्कस कर लिए, टोटली बजट से रिलेटेड कृषि, मिनरल सारी चीज़ें देख ली है। तो एक एक बार इसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, मैं वीडियो के बाद में टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसको। तो अब 10-10 टॉपिक लगभग हो चुके हैं दोनों के, पॉलिटी और इकोनॉमी के। अगला वीडियो एनवायरमेंट्स और ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा। तो 20 अप्रैल तक अपन 100 टॉपिक्स को पूरा कर देंगे। ठीक है? 100 टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ समझाऊँगा, आपको पीडीएफ खुद से पढ़ना है और उसको मतलब आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो उसमें से। लेकिन अगर हल्का-सा आइडिया भी मिल जाएगा ना खुद को मतलब पीडीएफ पढ़ करके, क्योंकि मैं मेन-मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।